Physical distribution. Once the goods are manufactured, packaged, branded, priced, and promoted, these must be made available to customers at the right place, in the right quantity, and at the right time. देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। आपने सब कुछ कर लिया, पैकेज भी कर लिया, ब्रांडिंग भी कर ली, प्राइस भी लिख दिया, प्रमोट भी कर दिया, लेकिन अगर राइट प्लेस पर, राइट क्वांटिटी में और राइट टाइम पर अगर प्रोडक्ट कंज्यूमर तक नहीं पहुंचा तो सब बेकार हो जाएगा। आई रिपीट, राइट प्लेस पर, राइट क्वांटिटी में और राइट टाइम पर। इसलिए फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कवर्स ऑल द एक्टिविटीज रिक्वायर्ड टू फिजिकली मूव गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू दी कस्टमर्स। देखते हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या चीजें आती हैं। ये समझ आ गया? राइट प्लेस, राइट क्वांटिटी, राइट टाइम, बड़ी इंपॉर्टेंट की लाइंस हैं। केस स्टडी में हेल्प करेंगे फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन को आइडेंटिफाई करने में। हाँ जी, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में 4 कंपोनेंट आते हैं। पहला कंपोनेंट आता है ऑर्डर प्रोसेसिंग। ऑर्डर प्रोसेसिंग शुड बी एक्यूरेट एंड फास्ट। आई रिपीट, एक्यूरेट एंड फास्ट। आपने देखा होगा कि अमेजोन पे कभी आप ऑर्डर प्लेस करते हैं तो मुश्किल से मुश्किल हाफ मिनट में या 1 मिनट में ऑर्डर प्लेस हो जाता है और बिल्कुल एक्यूरेट होता है। आपने आइटम को सिलेक्ट किया, वो प्राइस बताता है, आप ओके करते हो, वो बोलता कोई एड्रेस में चेंज तो नहीं है, क्योंकि एड्रेस तो आपसे पहले ले चुका होता है। नो चेंज, आपने ओके किया, ठीक है जी, डिलीवर्ड हो जाएगा, खत्म कहानी। तो ऑर्डर प्रोसेसिंग शुड बी एक्यूरेट। पता है मैकडी की सक्सेस में मुझे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर लगता है कि ऑर्डर प्रोसेसिंग बड़ी फास्ट होती है। आपको लाइनों में नहीं लगना पड़ता, अगर लाइन है भी तो बहुत फास्ट ऑर्डर प्रोसेसिंग होती है और बिल्कुल एक्यूरेट होती है। अगर ऐसा ना हो, अगर ऑर्डर प्रोसेसिंग एक्यूरेट ना हो, फास्ट ना हो, कई बार रॉन्ग क्वांटिटी डिलीवर हो जाती है, कई बार रॉन्ग प्रोडक्ट डिलीवर हो जाता है, उससे गुडविल का नुकसान होता है और कस्टमर को भी डिससेटिस्फेक्शन होता है। आपने मान लीजिए वेज बर्गर मांगा और आपके पास नॉन वेज बर्गर आ गया तो बाप रे बाप, हो सकता है ना ऐसा। तो ऑर्डर प्रोसेसिंग सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट माना जाता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का। तो उसको कहा जाता है कि इट शुड बी एक्यूरेट एंड फास्ट। अगर ऐसा नहीं होता तो रॉन्ग क्वांटिटी भी डिलीवर हो सकती है, डिले भी हो सकता है, कस्टमर का डिससेटिस्फेक्शन भी हो सकता है और गुडविल का नुकसान भी होता है। तो पहला कंपोनेंट क्या है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का? ऑर्डर प्रोसेसिंग। दूसरा आता है ट्रांसपोर्टेशन। इट मीन्स ऑफ कैरिंग गुड्स एंड रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन टू द पॉइंट ऑफ सेल। ऑब्वियसली आप जहाँ पर सामान बना रहे हैं, आप राइट टाइम पर अगर गुड्स को कंज्यूमर तक पहुँचाना चाहते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन तो मस्ट है भाई। उसका अवेलेबल होना, प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन का अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है। तभी आप राइट टाइम पर, राइट क्वांटिटी में, राइट प्लेस पर अपने गुड्स को पहुँचा पाओगे और कंज्यूमर उसको यूज़ कर पाएगा। तीसरा इसका जो कंपोनेंट आता है उसको बोलते हैं वेयर हाउसिंग। एक्ट ऑफ स्टोरिंग द प्रोडक्ट्स। वेयर हाउसिंग मतलब एक्ट ऑफ स्टोरिंग द प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स को स्टोर करना वेयर हाउसिंग कहलाता है। बेसिक पर्पस इज टू अरेंज प्लेसमेंट ऑफ गुड्स एंड प्रोवाइड फैसिलिटीज टू स्टोर देम। हमारा बेसिक पर्पस क्या है कि हम गुड्स को प्लेस कर सकें और स्टोर की फैसिलिटी हमारे पास होनी चाहिए। जैसा हमने पहले भी कहा कि गुड्स जब बनते हैं और जब कंज्यूम किए जाते हैं तो उसमें टाइम लैग आता है, गैप आता ही आता है। ठीक है। For products requiring long-term storage, such as agricultural products, the warehouses are located near the production sites. अब वेयर हाउस कहाँ पर बनाएंगे आप? तो जहाँ पर बहुत लॉन्ग टर्म स्टोरेज की ज़रूरत होती है वहाँ पर हमें, जहाँ भी हमारी प्रोडक्शन साइट है उसके नज़दीक वेयर हाउस बनाना चाहिए, ताकि जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है वो कम से कम लगे। अगर वेयर हाउसेज प्रोडक्शन साइट से दूर होंगे तो आपकी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ जाएगी, ऑब्वियसली पूरे प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाएगी, जो नहीं बढ़नी चाहिए। अगर लॉन्ग टर्म स्टोरेज है तो आपको जो वेयर हाउसेज हैं वो प्रोडक्शन साइट के नज़दीक बनाने चाहिए। 4 प्रोडक्ट्स विच आर बल्की एंड हार्ड टू शिप, मतलब जो बहुत हैवी होते हैं, जिनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना काफ़ी मुश्किल होता है, जैसे मशीनरी है। अब ऑटोमोबाइल्स, कार है, कार बल्की होती है यार, वैसा थोड़ी उठा के थोड़ी ले जाओगे एज इट इज़। या फिर पेरिशेबल प्रोडक्ट्स हैं, लाइक बेकरी प्रोडक्ट्स है, मीट है, वेजिटेबल है। अगर ऐसी आइटम है तो इसको कहाँ हमें वेयर हाउस करना चाहिए? नियर द मार्केट, ताकि कल को जब हमें डिलीवर करना हो तो हमें समय ज़्यादा ना लगे। समझ गए बात? यानी कि अगर लॉन्ग टर्म स्टोरेज है तो कहाँ पर होना चाहिए वेयर हाउस? प्रोडक्शन साइट के नज़दीक का।
किसके नज़दीक? प्रोडक्शन साइड के। लेकिन अगर प्रोडक्ट्स बल्कि है, हार्ड टू शिप है, यानी इसको ट्रांसपोर्ट करने में काफ़ी दिक्कत आती है, लाइक कार को ट्रांसपोर्ट करना आसान थोड़ी है, या फिर पेरिशेबल प्रोडक्ट्स हैं जैसे एग्स हो गए, मीट हो गया, मिल्क हो गया, बेकरी प्रोडक्ट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, इसको हमेशा कहाँ वेयर हाउस करना चाहिए? नियर दी मार्केट, ताकि जैसे ही डिमांड आए इमीडिएटली हम वहाँ पर डिलीवर कर पाएँ। कितने कंपोनेंट हो गए? 3। पहला क्या था? ऑर्डर प्रोसेसिंग, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन, तीसरा वेयर हाउसिंग, और चौथा इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, गुड्स, उसको कंट्रोल करना। हायर इन्वेंट्री मीन्स हायर कॉस्ट ऑफ कैरिंग द इन्वेंट्री एंड वाइस वर्सा। आपको ध्यान होगा जब आपने ट्रेडिंग अकाउंट 11th में बनाया होगा तो क्रेडिट साइड में 2 ही आइटम आती थी, एक सेल और दूसरा क्लोजिंग स्टॉक। याद आ गया? 11th क्लास अकाउंट जब आपने बनाया होगा, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया होगा, तो क्रेडिट साइड में 2 ही आइटम आती थी, एक सेल और दूसरा क्लोजिंग स्टॉक। और आपने देखा होगा क्लोजिंग स्टॉक की हमेशा वैल्यू बहुत ज़्यादा होती थी। इसका मतलब ये भी हुआ कि हमारा मैक्सिमम जो पैसा इन्वॉल्व होता है वो स्टोरेज मतलब किसको? स्टॉक को स्टोरेज करने में होता है, क्लोजिंग स्टॉक यानी इन्वेंट्री में होता है। तो अगर आपकी इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका बहुत सारा पैसा उस इन्वेंट्री में लगेगा। और कॉस्ट ऑफ कैरिंग का मतलब होता है इन्वेंट्री को मेंटेन करने की भी कॉस्ट लगती है। फॉर एग्जांपल देखो, आप कहीं पर भी स्टॉक को स्टोर करोगे तो वहाँ का रेंट पे करोगे आप। जितना ज़्यादा स्टॉक होगा उतनी बड़ी जगह चाहिए, उतना ज़्यादा रेंट होगा। फिर उसको बचाने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, चूहों से बचाने के लिए, बीमारी से बचाने के लिए, या उसमें कोई मतलब क्लाइमेट इफेक्ट ना हो उसके लिए आपको बचाने के लिए खर्च करना पड़ेगा। फिर एक सिक्योरिटी गार्ड भी रखना पड़ेगा स्टॉक को कंट्रोल करने के लिए, चोरी ना हो जाए, आग ना लग जाए, इंश्योरेंस भी कराना पड़ेगा आपको। हो सकता है ऐसा स्टॉक है जिसके लिए एसी कंपलसरी है, तो एसी अगर सुबह शाम रात चलेगा तो उसकी भी कॉस्ट आएगी। यानी स्टॉक को मेंटेन करने की, रखने की भी कॉस्ट आती है, जिसको कॉस्ट ऑफ कैरिंग द इन्वेंट्री कहा जाता है, राइट। तो आज की डेट में आपको ये भी कंट्रोल करके चलना पड़ेगा कि आपका इन्वेंट्री जो है वो कैसे कंट्रोल किया जाएगा। हालांकि विद एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी द नीड फॉर कीपिंग हायर इन्वेंट्री इज रिड्यूसिंग। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई है कि आपको ज़्यादा इन्वेंट्री मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं रहती। एंड द न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री डिसीजन इज बिकमिंग पॉपुलर इन एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कंपनीज। जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री क्या होता है इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट इन टाइम का मैं एक लोकल एग्जाम्पल लेता हूँ। आप पकोड़े वाले की दुकान पर ज़रूर गए होंगे। अब मुंह में पानी आ जाए ये मत बोलना मेरे को यार। पकोड़े वाला क्या करता है, सुबह सारे कच्चे पकोड़े निकाल लेता है ना, कच्चे मतलब कम तले हुए, बेसन घोल लेता है, बैटर तैयार कर लेता है, उसको डीप करके डीप फ्राई भी करता है, लेकिन पकाता नहीं है, पूरे नहीं पकाता। पूरे पका लेगा, फिर आप दोबारा जाएंगे, आप कहेंगे गर्म करो, उसको दोबारा गर्म करना पड़ेगा, वो बेकार हो जाएंगे। तो वो क्या करता है, जहां तक कोई सामान खराब नहीं होता वहां तक बना के रख लेता है। जैसे कंज्यूमर जाता है उसको दोबारा डीप फ्राई करता है और अच्छे से पक जाते हैं, वो आपको सर्व कर देता है। दिस इज कॉल्ड जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री, यानी वहां तक प्रोडक्ट बना के रख लो जहां तक वो खराब नहीं होता, और जैसे ही कंज्यूमर आए ऑर्डर प्लेस करे उसको उठा करके दे दो। और आज टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो चुका है जिसकी वजह से जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री का कॉन्सेप्ट बहुत पॉपुलर हो चुका है। यानी कि आप 80% 90% प्रोडक्ट बना के रख सकते हैं जहां तक वो खराब ना हो, कॉस्ट कम लगे, और जैसे कंज्यूमर डिमांड करता है आप उसको प्रोडक्ट को असेंबल करिए, बनाइए, पैक कीजिए और उसको डिलीवर कर दीजिए। इससे आपकी जो कैरिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री है वो कम हो जाएगी। चलिए अब ये डिस्कस करते हैं कि कब हमें इन्वेंट्री ज़्यादा रखने की ज़रूरत होती है और कब कम रखने की ज़रूरत होती है। पहला पॉइंट, लेवल ऑफ कस्टमर सर्विस। हाई इन्वेंट्रीज रिक्वायर्ड फॉर हाई लेवल ऑफ सर्विसेज टू कस्टमर्स। पहले मैं बता दूं, फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेंट्री लेवल इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब आप इसको नोट भी कर लीजिएगा। यानी कि अगर आप अपने कस्टमर को हाई सर्विस देना चाहते हो तो आपको हाई इन्वेंट्री रखनी ही पड़ेगी सर। लेवल ऑफ कस्टमर सर्विस अगर हाई रखना चाहते हो, यू नीड टू रिक्वायर हाई इन्वेंट्रीज। जैसे मुझे नहीं पता आपके साथ शायद ऐसा कोई हादसा हुआ या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है,
मैंने आज तक मैं कभी भी मैकडोनल्ड गया हूं बर्गर लेने के लिए, कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि खत्म हो गया सर। मेरा अभी तक के एक्सपीरियंस में ऐसा कभी नहीं हुआ। और ऐसे नहीं कि मैं एक बर्गर की बात करूं, मैं जाके बोलूंगा मुझे 100 बर्गर चाहिए तो भी कहेंगे सर रेडी है। मैं बोलूंगा 500 बर्गर चाहिए तब भी कहेंगे रेडी है। मतलब वो कस्टमर को खाली जाने नहीं देना चाहते, इसलिए उनको बहुत हाई इन्वेंट्री रखनी पड़ती है, चाहे भले वेस्ट हो जाए, लेकिन वो चाहते कस्टमर की जो सर्विस है उसमें कमी नहीं आनी चाहिए। तो अगर आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर आप कस्टमर को कभी भी खाली नहीं जाने देना चाहते, आप हाई सर्विस देना चाहते हो, तो आपको हाई इन्वेंट्री रखनी पड़ेगी। खासकर आपने रेस्टोरेंट्स में भी देखा होगा, वहाँ पर 30, 40, 50 आइटम्स होती हैं, एंड आप कभी भी कोई भी आइटम मांगते हैं तो रेस्टोरेंट वाला क्या बोलता है, सर रेडी है सर। भले ही उस दिन कोई उस आइटम को यूज़ करे ना करे, वो वेस्ट जाए। तो इफ़ कस्टमर सर्विस आप हाई देना चाहते हो, यू नीड टू कीप हाई इन्वेंट्रीज, मैंडेटरी है। दूसरा, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ सेल्स फॉरकास्ट। मोर एक्यूरेट एस्टिमेट्स कैन लीड टू मिनिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री। देखिए, अगर आप अपनी सेल्स फोरकास्ट कर सकते हैं, यानी कि आप आइडिया लगा सकते हैं और बेस्ड ऑन सम फैक्ट्स, आइडिया मतलब ऐसे नहीं रफ आइडिया, आप पास्ट ट्रेंड के बेसिस पर आप आइडिया लगा सकते हैं कि आने वाले महीने में आपके प्रोडक्ट की कितनी डिमांड होगी। जैसे मोस्टली हम सीज़न में देखते हैं, सीज़न में डिमांड ज़्यादा होती है, ऑफ सीज़न में डिमांड कम होती है। तो अगर आप एक्यूरेटली ये सेल्स फोरकास्ट कैलकुलेट कर सकते हैं तो आप अपनी इन्वेंट्री को कम कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली मेंटेन कीजिए आप इन्वेंट्री को, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप जितनी एक्यूरेसी आपके सेल्स फोरकास्ट में होगी, उतनी ही ज़्यादा आप अपनी इन्वेंट्री को कंट्रोल कर सकते हैं और आपको कम इन्वेंट्री को मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ेगी। तीसरा पॉइंट आता है टाइम रिक्वायर्ड फॉर एडिशनल डिमांड। अगर सडनली एडिशनल डिमांड आ जाए, कंज्यूमर एक्स्ट्रा डिमांड करे, तो आपको उसकी डिमांड को पूरा करने के लिए कितना समय चाहिए। टाइम रिक्वायर्ड फॉर एडिशनल डिमांड। इफ टाइम टेकन इज हायर, देन हायर इन्वेंट्री नीड टू बी प्रोक्योर्ड। देखिए, अगर आपको लगता है कि आपको एक्स्ट्रा सामान बनाने में 2-4 घंटे लगते हैं या 1 दिन लगता है, तो आप इजीली बना सकते हैं, तो आपको ज़्यादा इन्वेंट्री मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना समय तो कस्टमर रुक जाता है। जिसको ज़्यादा डिमांड होती है वो सुबह ऑर्डर लिखवाता है, शाम तक ले लेता है, या शाम को ऑर्डर लिखवाता है, बोलता है मुझे परसों चाहिए, तो आप उसको पूरी कर सकते हैं। इन दैट केस आपको ज़्यादा इन्वेंट्री मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको सामान बनाने में 15 दिन 20 दिन लगते हैं, महीना लगता है, फिर कस्टमर उतना वेट नहीं करेगा। इसका मतलब अब आपको पहले से ही बहुत सारा सामान बना के रखना पड़ेगा ताकि कस्टमर नाराज ना हो और वो डिमांड उसकी पूरी की जा सके। तो इट विल डिपेंड ऑन टाइम रिक्वायर्ड फॉर एडिशनल डिमांड। इफ टाइम टेकन इज हायर, देन हायर इन्वेंट्री नीड टू बी प्रोक्योर्ड। और टाइम अगर कम लगता है तो आप उसमें कम इन्वेंट्री मेंटेन कर सकते हो। चौथा पॉइंट आता है कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। जो आपका स्टॉक है उसकी इन्वेंट्री की कॉस्ट कितनी है। अब कॉस्ट में क्या क्या आता है, इट इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ वेयर हाउसिंग ऑल्सो। पहली बात तो प्रोडक्ट की कॉस्ट, उसको स्टोरेज करने की कॉस्ट, और जो कैपिटल आपकी लगी है उसकी कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, यानी हम सारी कॉस्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है। अगर कॉस्ट ऑफ स्टॉक ज़्यादा है, जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ कार, अब कार की कॉस्ट कम थोड़ी होती है, 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख इतनी तो होती है ना यार, डिपेंडिंग अपॉन द प्राइस। अब 5 लाख रुपए की कार है तो कितनी कारें आप स्टॉक में रख लोगे, 10। अब 500 कारें थोड़ी स्टॉक में रख लोगे आप। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि ये पेन आपने स्टॉक में रखना है और मान लीजिए इस पेन की कॉस्ट 50 रुपये है, तो हो सकता है आप 10,000 स्टॉक में रख लें, है ना। 10,000 पेन बना के रख सकते हैं, लेकिन क्या 10,000 गाड़ियां बना के रख सकते हैं आप? नहीं, क्योंकि उसकी कॉस्ट और इसकी कॉस्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री अगर ज़्यादा होती है तो आप कम इन्वेंट्री मेंटेन करके चलोगे, और अगर कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कम है तो आप ज़्यादा इन्वेंट्री मेंटेन कर सकते हो। सो दीज आर दी फैक्टर्स डिटरमाइनिंग इन्वेंट्री लेवल्स। 4 फैक्टर हो गए इसके अंदर में। ठीक है। तो हमने पढ़ रहे थे कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, और उसमें आते हैं हमारे TOIW। TOI टाइम्स ऑफ इंडिया, कुछ भी आप बना सकते हैं आप इसको। T से ट्रांसपोर्टेशन, O से ऑर्डर प्रोसेसिंग, I से इन्वेंट्री कंट्रोल, और W से वेयर हाउसिंग। ठीक है। तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के 4 कंपोनेंट हो गए, टाइम्स ऑफ इंडिया, वेयर हाउस, ट्रांसपोर्टेशन, ऑर्डर प्रोसेसिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल एंड वेयर हाउसिंग। इन्वेंट्री कंट्रोल के अंदर में हमने फैक्टर्स पढ़े थे, उसको हम कह सकते हैं LCD TV।
एल से लेवल ऑफ कस्टमर सर्विस, जैसे हमने मैकडी का एग्जांपल लिया था, लेवल ऑफ सर्विस ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा इन्वेंट्री चाहिए। दूसरा पॉइंट था कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, हमने कार का एग्जांपल लिया। डी से डिग्री ऑफ सेल्स फोरकास्ट, यानी आप सेल्स फोरकास्ट को कितना एक्यूरेटली एस्टिमेट कर सकते हो। और टीवी से आता है टाइम टू कवर एडिशनल डिमांड। तो इन्वेंट्री कंट्रोल के 4 पॉइंट्स है, सब पॉइंट्स, जिसको हम बोलते हैं एलसीडी टीवी, लेवल ऑफ कस्टमर सर्विसेज, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, डिग्री ऑफ सेल्स फोरकास्ट एंड टाइम टू कवर एडिशनल डिमांड। और कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के भी 4 पॉइंट हैं, ट्रांसपोर्टेशन, ऑर्डर प्रोसेसिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल एंड वेयर हाउसिंग। और यहाँ पर टॉपिक खत्म होता है हमारा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप अब बहुत अच्छे समझ आ गया। लेवल ऑफ इन्वेंट्री वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सो प्लीज़ टेक केयर। एक बार लिखना 10 बार सुनने के बराबर होता है, तो प्लीज़ नोट इट डाउन इन योर नोटबुक।